Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल #RBInfo+ पे। आज जो हम एक नया अध्याय इस वर्कशीट के माध्यम से स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 3 आपकी टेक्स्ट बुक का धातु एवं अधातु। ये हमारी वर्कशीट नंबर 32 है जो आपको 16/9/2020 को मिली है। इस वर्कशीट में सबसे पहले हम तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। तत्व है क्या? ये शुद्ध पदार्थ है। जैसे कि आपने 9th क्लास में पढ़ा था, तत्व क्या है? एक प्रकार के शुद्ध पदार्थ होते हैं। अब हमने देखा कि ये प्रकृति में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, नेचर में नेचुरल फॉर्म में पाए जाते हैं, खनिज के रूप में या अयस्कों के रूप में। कुछ जो तत्व हैं वो मानव निर्मित भी हैं। हमने देखा कि प्रकृति में, हमने देखा नेचर में हमारे पास जो नोन है 114 तत्व हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं। इन 114 तत्वों में से जो आगे के 92 एलिमेंट्स हैं, 92 तत्व हैं, मतलब हाइड्रोजन से लेके यूरेनियम तक अगर आप पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिक टेबल चार्ट देखते हैं तो वहां पे एटॉमिक नंबर 1 परमाणु संख्या 1 जो आपकी हाइड्रोजन है उससे लेके परमाणु संख्या 92 यूरेनियम तक जो तत्व है वो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। 92 से ऊपर जो है उनको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट का नाम देते हैं, या ये मानव निर्मित तत्व हैं। इनको 92 से ऊपर जितने भी हैं ये आपके आर्टिफिशियल एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो हमने देखा एक तो आधार हो गया हमारा तत्वों को वर्गीकृत करने का, एक नेचुरल और आर्टिफिशियल। हमने देखा तत्वों को उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक और वर्ग भी आ जाता है उपधातु का, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। वो क्या है? सबसे पहले आइए हम बात करते हैं धातुओं के गुणधर्म की। तो सबसे पहले धातुओं का जो भौतिक गुणधर्म है, भौतिक मतलब जो देखने में हमें धातु ऊपर से ही नजर आ जाते हैं, एक रासायनिक गुणधर्म होगा और एक भौतिक। तो सबसे पहले हम भौतिक गुणधर्म की बात करते हैं। तो पहला भौतिक गुण है धात्विक चमक। हमने देखा सोने की पहचान कैसे होती है? उसकी चमक से। हमने देखा किसी भी एलिमेंट को, किसी भी तत्व को या धातु को उसकी चमक से पहचान लिया जाता है। तो हमने देखा पहला पॉइंट आ गया, हर एक धातु की एक धात्विक चमक होगी, एक विशेष प्रकार की चमक से वो चमकेगा। दूसरा हमने देखा कठोरता। सभी धातुएं क्या होती हैं? कठोर होती हैं। लेकिन अपवाद मतलब जो ऐसी धातुएं जो कठोर नहीं है, अक्सर हम देखा एग्जामिनेशन में आपके अपवाद के रूप में प्रश्न जरूर आते हैं। तो यहां पे हमने देखा सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ऐसी धातुएं हैं जो मृदु धातु कहलाती हैं, जो नरम धातु कहलाती हैं। ये इतनी नरम होती हैं कि इनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ये प्रश्न आपके आगे देखेंगे वर्कशीट में, जो प्रश्न उत्तर है उसमें भी ये प्रश्न दिया हुआ है। तो हमने देखा कठोरता, तो अपवाद के रूप में सोडियम, पोटेशियम और लिथियम की बात करते हैं। तीसरी बात आ गई रूप। हमने देखा ज्यादातर धातुएं क्या होती हैं? ठोस होती हैं। लेकिन हमने देखा मरकरी, पारा एक ऐसी धातु है जो आपकी द्रव अवस्था में पाई जाती है, तरल अवस्था में पाई जाती है। तो हमने देखा हमने देखा धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन मरकरी एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। चौथा एक बड़ा है आपकी वर्कशीट का क्वेश्चन है आघातवर्धता और तन्यता। ये दो गुण कौन से हैं? हमने देखा आघातवर्धता क्या होती है। हमने देखा धातुओं का वो गुण जिन्हें पीट कर पतली चादरों में बदला जा सकता है, इस गुण को हम आघातवर्धता कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा मिठाइयों के ऊपर जो चांदी की वरक लगी हुई है, या आप रोटी लपेटने के लिए जो एल्युमिनियम की फॉइल आती है, हमने देखा उसकी पतली एक चादर बनी हुई है, पतली परत बनी हुई है। तो हमने देखा कि ये जो धातु का जो गुण है पतली चादरों में बदलना, उसको हमने आघातवर्धता की बात कही। नेक्स्ट है तन्यता। हमने देखा कि धातुओं को खींचकर उनको पतली तार में रूपांतरित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हमने देखा कि जैसे सोने की 1 ग्राम की तार को 2 किलोमीटर लंबी तार में हम खींच सकते हैं। सबसे जो आपकी तन्य धातु है वो क्या है? सोना। गोल्ड इज द मोस्ट मैल्येबल मेटल। तो आघातवर्धता देख ली, तन्यता देख ली। नेक्स्ट है विद्युत व ऊष्मा का चालन। हमने देखा ज्यादातर जो धातुएं हैं वो आपकी विद्युत और ऊष्मा की क्या है? सुचालक है। सुचालक मतलब इसमें से धारा प्रवाहित हो सकती है, इसमें से ऊष्मा प्रवाहित हो सकती है। लेकिन मरकरी और पारा और लेड,
लेड मतलब शीशा और Hg मरकरी मतलब पारा। ये दो ऐसी धातुएं हैं जो सुचालक ना होके ऊष्मा और विद्युत की क्या होती हैं, कुचालक होती हैं। कुछ दूसरा वर्ड, एक सुचालक हो गया, दूसरा क्या हो गया, कुचालक हो गया। नेक्स्ट आ गया घनत्व व गलनांक। हमने कहा जितनी भी धातुएं होती हैं उनका घनत्व भी अधिक होता है और गलनांक भी, गलनांक मतलब उसके पिघलने का जो तापमान है, गलनांक बिंदु भी अधिक होता है। नेक्स्ट आ गया ध्वनिक। ध्वनिक क्या है? अब हमने देखा मंदिर आप जानते होंगे तो आप घंटा बजाते होंगे या आपकी स्कूल की बेल बजती होगी, तो उसमें हमने देखा जितनी भी धातुएं अगर उनको पीटा जाए तो वो कंपन के द्वारा ध्वनि उत्पन्न करती हैं। तो सभी धातुएं क्या होती हैं, ध्वनिक होती हैं। ध्वनिक मतलब ध्वनि उत्पन्न करने वाली होती हैं। उसके विपरीत अगर हम अधातुओं के गुणधर्म को देखें तो हमने देखा कि जो धात्विक चमक की बात आ जाती है, अधातुओं में ऐसी चमक नहीं पाई जाती है। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, आयोडीन। आयोडीन एक ऐसी अधातु है जिनमें चमक होती है। अब दूसरा हमने देखा कठोरता। ज्यादातर अधातुएं क्या होती हैं, मृदु होती हैं, नर्म होती हैं। इसमें कार्बन एक अपवाद है। हमने देखा कार्बन क्या है, डायमंड अपवाद है। कार्बन का एक एलोट्रॉप, डायमंड क्या है, एक अपवाद है। यहाँ पे मृदु जो है वो, वहां पे हम बात करेंगे हीरा। हीरा जो है वो एक अपवाद हो गया आपका, वो कठोरतम वस्तु है। तीसरा हमने देखा रूप। हमने कहा ज्यादातर जो अधातुएं होती हैं या तो ठोस होती हैं या गैस अवस्था में होती है। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये भी प्रश्न आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अधातुएं आघातवर्धता नहीं दर्शाती हैं, वो आघातवर्धनीय नहीं होती हैं, तन्य भी नहीं होती हैं। अधातुएं तन्य भी नहीं होती हैं। तीसरा हमने देखा कि जो अधातुएं हैं ये विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं। ये सुचालक ना होकर क्या होती हैं, कुचालक मतलब इसमें से विद्युत और ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे भी एक कार्बन का एक एलोट्रॉप है, ग्रेफाइट, वो एक अपवाद है। ग्रेफाइट क्या है, ये आपकी विद्युत की चालन होती हैं। इनको इलेक्ट्रोड्स के रूप में भी इसका ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। हमने देखा घनत्व एवं गलनांक जो होता है इनका अधिक होता है। अधातुओं का क्या होता है, ये गलनांक और जो घनत्व है कम होता है। ध्वनिक की बात आ जाती, जहां तक अधातुएं ध्वनिक नहीं होती हैं। तो ये हमारी आपकी 8 जो वर्कशीट में भी दी गई हैं, 8 आपकी भौतिक गुणधर्म की बात हमने कही। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, आपके रासायनिक गुणधर्मों की बात करेंगे। रासायनिक गुणधर्मों में हम अभिक्रियाएं हैं। हमने देखा कि जो पहली जो रासायनिक गुणधर्म जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की बात करेंगे। हमने देखा जितनी भी धातुएं हैं वो ऑक्सीजन या वायु के साथ, हम वायु में ऑक्सीजन के साथ ही अभिक्रिया करेंगी। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं, धातु ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। मतलब धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। हमने पहले भी चर्चा किया है चैप्टर नंबर 2 में, जितनी भी धातु ऑक्साइड्स होंगी इनका गुण क्या होगा, क्षारीय होगा। ये गुण में क्षारीय होती, जबकि अधातु ऑक्साइड्स क्या होती हैं, प्रकृति में अम्लीय होती हैं। तो यहां पे हमने देखा जितनी भी धातुएं, हम उदाहरण देते हैं, जैसे कैल्शियम एक धातु है। कैल्शियम क्या है, एक धातु है। ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी और हमारा एक धातु ऑक्साइड बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। इसी तरह मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी, आप बना देगी MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जितनी भी धातुएं ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड्स का निर्माण करेंगी, जिनकी प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। अब हम देखते हैं जितनी भी हमारे पास धातुएं हैं इनकी क्रियाशीलता एक समान नहीं होती। हम इसकी अगली वर्कशीट जो हमारे पास अगली वर्कशीट आएगी 33, उसमें एक सक्रियता श्रेणी है। हमने देखा धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अरेंज किया है, उनको हमने देखा एक लयबद्ध किया हुआ है, ऊपर से नीचे तक एक श्रृंखला बनाई गई है कि जो धातु जो अधिक क्रियाशील धातुएं सबसे ऊपर रखी गई और सबसे कम क्रियाशील धातुओं को नीचे रखा गया। ये सक्रियता श्रेणी आपको नेक्स्ट वर्कशीट में आएगी। इस वर्कशीट को देखना मत भूलिए क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग, उसमें मैं एक बात आपको बताऊंगा। उसको सक्रियता श्रेणी को सबसे याद करने का सबसे आसान तरीका, 10 सेकंड में आप उसको याद कर लेंगे, वह सक्रियता श्रेणी। तो हमने देखा कि सभी धातु एक समान सक्रियता, आपकी वर्कशीट में अगर मैं पढ़ना चाहूंगा, यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है कि जैसे
धातुएं ऑक्साइड के साथ अलग अलग तरह की अभिक्रिया दिखाती हैं। जैसे सोडियम और पोटेशियम धातु आकस्मिक आग पकड़ लेती हैं। हमने देखा अगर वो वायु में या जल के संपर्क में आती हैं, कौन सी, सोडियम और पोटेशियम जैसी धातुएं जो हैं अगर वायु या जल के संपर्क में आती हैं तो वो तुरंत क्या करती हैं, आग पकड़ लेती हैं। आपके उसमें प्रश्न भी दिया हुआ है कि उनको केरोसिन तेल में क्यों डुबो के रखा जाता है, आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दूसरा हमने देखा मैग्नीशियम, अल्युमिनियम और जिंक जैसी धातु। कौन कौन सी धातु जो है, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक और लेड, ये जो धातुएं हैं ये मॉडरेट रिएक्शन शो करती हैं, मतलब सामान्य अभिक्रियाएं शो करती हैं। ये तीव्र भी नहीं होती हैं, ना ही ये मंद होती हैं। मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक और लेड। दूसरी तरफ हमने देखा कि आपका आयरन जो है वो वायु के गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन ज्वाला में लोहे के चूर्ण डालने पर तेजी से जलने लग जाता है। कॉपर भी प्रभावित नहीं होता है। दूसरे में देखा एजी सिल्वर और एयू गोल्ड। एजी मतलब सिल्वर, एयू गोल्ड, ये वायु के साथ बिल्कुल अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित नहीं करती हैं। दूसरा हमने रासायनिक गुणधर्म में हमने देखा कि धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, धातुओं के साथ जल की अभिक्रिया, जब भी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी तो हमने देखा धातु हाइड्रोक्साइड बनाएंगी। क्या बनाएंगी, हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेंगी। तो जितनी भी धातुएं, जैसे हमने देखा कि सोडियम एक धातु है, वो जब जल के साथ अभिक्रिया करती है, H2O के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, NaOH। बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे इसको बैलेंस कर दिया। तो जितनी भी धातुएं ऑक्साइड्स हैं, सोडियम धातु है वो जल के साथ अभिक्रिया क्या बनेगी, एक क्षारक या NaOH का निर्माण करेगी, या इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण, धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण। अब हमने देखा यहाँ पे भी जो है सबकी जल के साथ अभिक्रिया एक समान नहीं है। हमने देखा कि अल्युमिनियम, आयरन और जिंक, अल्युमिनियम, आयरन और जिंक, ये तीन ऐसी धातुएं हैं जो हमने देखा जल के साथ कैसे करती हैं, केवल भाप के साथ अभिक्रिया करेंगी। किसके साथ करेंगी, भाप के साथ अभिक्रिया करेंगी। मैग्नीशियम जो धातु है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम जो धातु है वो गर्म जल के साथ ही अभिक्रिया करेगा, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगा। उसके बाद हमने देखा सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम जैसी धातुएं आपके ठंडे जल के साथ ही अभिक्रिया कर सकती हैं, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि आपकी लेड, कॉपर, एयू क्या हो गया, गोल्ड, एजी मतलब सिल्वर, ये जल के साथ अभिक्रिया बिल्कुल नहीं करती हैं। इनको हम नोबल एलिमेंट्स या नोबल मेटल्स भी नाम देते हैं। तो आपको यहाँ पे वर्कशीट में ये चीजें मिल जाएंगी, धातुओं की अभिक्रियता। उसके बाद आपके उसमें एक और दिया हुआ है उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड्स क्या होते हैं, मतलब ऐसे ऑक्साइड्स जो अम्लीय और क्षारीय प्रकृति दोनों प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे उदाहरण में लिखा हुआ है, वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल उत्पन्न करते हैं, ऐसे ऑक्साइड्स को हम उभयधर्मी ऑक्साइड्स कहते हैं। इसमें देखा है कि ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है आपके वर्कशीट में, दो ऐसे उभयधर्मी ऑक्साइड हमने देखा, अल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड, दो ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो अम्लीय और क्षारीय गुण दोनों प्रदर्शित करते हैं। आइए हम उदाहरण के रूप में देखते हैं अल्युमिनियम ऑक्साइड का। Al2O3 को एक बार हम HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं और एक बार Al2O3 को हम अल्युमिनियम ऑक्साइड को NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं। हम देखा ये क्या है, HCl एक अम्ल है और NaOH क्या है, एक क्षारक है। एक बार हमने अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया, दोनों ही हमने अवस्था में देखा कि लवण बन रहा है। HCl के साथ करें तो 2AlCl3 प्लस H2O, ये भी क्या एक लवण है और जल। ऐसी अभिक्रियाओं को हम उदासीनीकरण अभिक्रियाएं या न्यूक्लिएशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब यहां पे अगर ये अम्ल है तो यहां पे अल्युमिनियम ऑक्साइड किसकी तरह कर रही है, क्षार की तरह कार्य कर रही है।
अब यहाँ पे ये जब क्षार के साथ अभिक्रिया की तो यही एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है, अम्ल की भांति कार्य कर रही है। उस वक्त हमारा जो रिएक्शन है वो रिएक्शन हमारा बन रहा है 2NaAlO2 प्लस H2O। इसको हमने कहा सोडियम एल्यूमिनेट। ये भी एक प्रकार का क्या है, लवण है, सोडियम एल्यूमिनेट। और जल, तो हमने देखा अल्युमिनियम ऑक्साइड का उदाहरण, इस तरह जिंक ऑक्साइड भी है। तो अल्युमिनियम ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहा है, उसी दूसरी तरफ अल्युमिनियम ऑक्साइड क्षार के साथ भी अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहा है। एक बार वो अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित कर रहा है, एक बार वो क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित कर रहा है। तो ऐसे ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय प्रकृति दोनों प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड उसका उदाहरण है। आइए हम क्वेश्चन आंसर इसके डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आंसर में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके, उसमें ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। धातु मरकरी, पारा हमने देखा, इसका आंसर है। अघातवर्तता तथा तन्यता का अर्थ बताइए, दोनों की परिभाषा आप लिख लेंगे, दी हुई आपकी वर्कशीट में दी हुई है। सोडियम और पोटेशियम को तेल के अंदर संग्रहित क्यों किया जाता है, इसका भी उत्तर हमने बता दिया कि अधिक क्रियाशील धातु है, वायु या जल के संपर्क में आते ही ये तुरंत आग पकड़ लेती है, इसलिए उनको आग ना पकड़े इसीलिए उनको तेल के नीचे डुबो के रखा जाता है, मतलब वो वायु या जल के संपर्क में ना आ सके। चौथा, उभयधर्मी ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ये हमने बता दिया उभयधर्मी ऑक्साइड्स क्या होते हैं, और उनके दो उदाहरण भी आपको बता दिए। आशा है आपको आज का ये लेसन बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा बच्चों, और नोटिफिकेशन बटन ऑन करना मत भूलिएगा। वीडियो के साथ बने रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।